हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस की आज की इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो में। अब इंडो पैसिफिक का जो रीजन है काफ़ी न्यूज़ में रहता है, चर्चा में रहता है एंड ऑब्वियसली पीएसआई और ऑप्शनल के लिए एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल टॉपिक होता है। बट इसी के साथ साथ इसमें कुछ जो डेवलपमेंट्स होती हैं पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ से सर्टेन रीजनल बॉडीज़, फ्रेमवर्क्स, certain new treaties that might come up, right? As well as, say, certain new weapon systems, technologies. All of these are also very important from a prelims perspective, right? And ये दोनों ही चीज़ों को आपने hand in hand लेके चलना है. Now, one of the most reliable partners for India in the Indo-Pacific region when it comes to strategizing about maritime security in this place has been Japan. एंड इन दोनों ही कंट्रीज़ की ग्रोइंग पार्टनरशिप के अंदर एक और फेदर टू द कैप ऐड हो गया है विद द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट इज़ बीइंग टर्म्ड एज यूनिकॉर्न मास्ट्स, राइट? सो लेट 2024 के अंदर ये पार्टनरशिप, ये कोलैबोरेशन जो है फाइनलाइज की गई, साइन की गई. अब आपको बहुत ज़रूरी है पता होना कि ये यूनिकॉर्न मास्क आखिरकार होता क्या है, नॉट जस्ट फॉर योर ऑप्शनल बट इन फैक्ट for your prelims as well, right? What do you understand by these unicorn masks? क्या है ये, क्या इसका यूजेज है, क्यों ये इतने ज़रूरी हैं इंडिया के लिए भी, राइट? नाउ एज आई सेड, इन द रीजन इंडिया एंड जापान बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अब in improving their defense ties as well, right? So not just economic relations, not just strategic relations, बल्कि defense relations के अंदर भी increasing depth हमें देखने को मिल रही है. And इसी के चलते हुए a memorandum of understanding was signed for the co-development, means both of them will be contributing to the development of these unicorn masts, which is unified complex radio antenna masts. ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि ये यूनिकॉर्न का मतलब क्या है, राइट? तो मतलब रेडियो कम्युनिकेशंस के लिए एक स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीना जो है ये बनाया गया है. एंड दिस इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट फॉर द काइंड ऑफ इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन दैट वी आर सीइंग बिटवीन इंडिया एंड जापान, जिसके थ्रू ये दोनों ही एक दूसरे की नेवल कैपेबिलिटीज़ को बोल्स्टर करने की कोशिश कर रहे हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. अब इंडिया एंड जापान के बीच में ये जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का आइडिया है, emphasizing on the need for a free and open Indo-Pacific, isn't something new. In fact, this has been one of the cornerstones of their partnership, one of the most important things जिसके थ्रू एक renewal देखा गया इंडिया एंड जापान के रिलेशंस में. एंड एक बहुत बड़ा, ये आप सबको पता होना चाहिए, एक बहुत बड़ा क्रेडिट जो है दिया जाता है जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर द लेट शिंजो आबे को, राइट? शिंजो आबे जो कि एक आउट एंड आउट एक बहुत ही रियलिस्ट स्टेट्समैन जो है माने जा सकते हैं. ही वॉज ऑलरेडी अवेयर ऑफ ग्रोइंग एक जो बर्जनिंग पावर है चाइना की, जिस तरह से वो असर्टिव बन रहा है, जिस तरह से उसकी बुलिंग टेंडेंसीज है. एंड देयरफॉर जापान सिक्योर करना चाहता था अपने इंटरेस्ट एंड रीजनल इंटरेस्ट को बाय इंक्रीजिंग कोलैबोरेशन बिटवीन इंडो पैसिफिक की जो कंट्रीज हैं. एंड इसी की चर्चा करते हुए 2007 में ये आइडिया को रखा गया था सामने इन द फॉर्म ऑफ अ स्पीच टू द इंडियन पार्लियामेंट विच वॉज कॉल्ड कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज, राइट? तो ये जो दो सीज हैं, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, इन दोनों की कॉन्फ्लुएंस एंड ये जो पूरा एरिया है कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक इकोनॉमिक पूरी जो ट्रेल्स हैं, जो चोक पॉइंट्स है, when it comes to resources in the area, when it comes to maritime resources, when it comes to maritime life, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस एरिया को emphasize किया गया. And therefore Shinzo Abe was at the forefront of trying to move attention to global politics to this particular area. In fact, हम देख सकते हैं that the rest of the world was late coming, right? तब तक जो है
सेंटर ऑफ इंटरेस्ट अभी भी वेस्ट एशिया जो है काफ़ी ज़्यादा था, सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप जो है वहाँ पे भी जो है टमल्शियस चीज़ें चल रही थी. However, Shinzo Abe was one of the first leaders to really point out the growing geopolitical importance of Indo-Pacific, right? तो एक shift from this heartland from West Asia towards the maritime sphere was envisioned by him. अब ये आज की डेट एंड एज में इंडो पैसिफिक एरिया जो है हम देखते हैं जियोपॉलिटिकल कंपटीशन का मेन स्टे बढ़ गया है, राइट? जहाँ पे इंक्रीजिंग जो असर्टिवनेस है चाइना की, बुलिंग टेंडेंसीज है चाइना की, उनको कर्ब करने के लिए और एक सस्टेनेबल रूल बेस्ड ऑर्डर बनाने के लिए एंड टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, इंक्रीजिंगली वी सी countries collaborating, we see US's growing interest in the region as well. And इसी के चलते हुए दोनों इंडिया एंड जापान हैव ट्राइड टू स्ट्रेंथन देयर डिफेंस टाइज थ्रू जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव्स. इसके अलावा से इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जो है इन्विजन किया गया, जहाँ पे दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके जापान एंड इंडिया सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव के अंदर भी जो है और ज़्यादा कोलैबोरेट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इन द आफ्टरमाथ ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक. एंड इसके साथ जो कि लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन की वल्नरेबिलिटीज़ देखी गई थी उन्हें कर्ब करने के लिए, राइट? अब लेट्स डाइव डीपर इनटू व्हाट इज़ दिस यूनिकॉर्न मास टेक्नोलॉजी. क्या इसका यूज़ है, क्यों इसके बारे में हम इतनी ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं? Now, the unicorn mass technology, जैसे कि हमें समझ में आता है कि एक स्पेशल काइंड ऑफ रेडियो एंटीना है. दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर advanced naval operations. And why is that? Because one of the chief areas, one of the issues that maritime operations deal with is stealth, right? Stealth, how do you stay under radar? How are you able to ensure maximum surveillance without giving away your position or without giving away your communication? And इसीलिए stealth जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा critical हो जाती है. And this is exactly what the unicorn mast contributed. किस तरह से करते हैं? Basically, the unicorn mast integrate multiple communication systems. So rather than having different kinds of antennas on board, all catering to different varieties, अब एक ही तरह के एंटीना के अंदर multiple communication system and antenna जो है basically क्लब कर दिए गए हैं, राइट? तो एक सिंगल कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है जिनके अंदर ये सब कुछ मर्ज कर दिया गया है, जिसे वेसल के डेक पे आराम से सिचुएट किया जा सकता है. अब इसके थ्रू क्या होगा, ये बैंडविड्थ जो यूजेज होती है, बिकॉज दैट्स हाउ रेडियो एंटीनाज वर्क, उनको बहुत ऑप्टिमली यूज़ करता है. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इसके थ्रू, क्योंकि अब इतना वास्ट एरिया इंडो पैसिफिक का, राइट, हर जगह जो है आपको सिग्नल मिलना, कनेक्शन मिलना, ढंग से जो है वेव्स को कैप्चर कर पाना, राइट, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, जिसके अंदर ये एंटीना आपकी हेल्प कर रहा है, जिसके थ्रू सिक्योर, राइट, तो मतलब कंप्लीटली सिक्योर रहेंगे, कोई भी जो है रीड इन नहीं कर पाएगा आपके कम्युनिकेशन में. एंड साथ ही में हाई स्पीड कम्युनिकेशन ये पॉसिबल हो पाएगा अक्रॉस वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज. सो नाउ यू डोंट नीड मल्टीपल एंटीनाज टू डील विद मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज. ये एक ही एंटीना जो सबसे यूजेबल फ्रीक्वेंसी होगी टू इंश्योर सिक्योर हाई स्पीड कम्युनिकेशन, उसको यूज़ करते हुए इसे मेंटेन करेगा, राइट? देयरफॉर आज के डे एंड एज में माना जा रहा है दैट फॉर मॉडर्न नेवल फ्लीट्स ये एक इंडिस्पेंसिबल टेक्नोलॉजी बनती जा रही है. Now, what will be the parts of this collaboration? How are they collaborating? कौन क्या ऐड करेगा, कौन सी वैल्यू जो है ऐड करेगा in this entire thing, right? In this entire scenario, इसको जानना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, right? ना सबसे पहले तो जो एंटीना है जिसे नोरा 50 बोला जा रहा है, इसे प्रोड्यूस किया जाएगा, को प्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया की तरफ से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड जापान की तरफ से योकोहामा रबर, NEC कॉर्पोरेशन एंड सांपा कोग्यो के. इंडिया के लिए ऑब्वियसली इंडिया अब जैसे जैसे एक नई मैरिटाइम डॉक्ट्रिन की तरफ काम कर रहा है, जिस तरह से दे हैव कम टू रियलाइज दैट नॉट ओनली सिक्योरिंग लैंड बॉर्डर्स बट मैरिटाइम बॉर्डर्स को सिक्योर करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है. एंड पर्टिकुलरली अगर इंडिया अपनी एक ये जो हेजेमनिक प्रेजेंस है इन द इंडियन ओशन रीजन उसे बनाकर रखना चाहता है, इन्हें अपनी नेवल मॉडर्नाइजेशन पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा. तो जापान के अंदर ऑलरेडी मोगामी फ्रिगेट्स के अंदर
इस टेक्नोलॉजी को बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया गया है. सो दिस इज समथिंग विच इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड, राइट. सो नाउ दिस integration obviously allows for India's naval modernization program. जापान के लिए ऑब्वियसली ये एक डाइवर्स पार्टनरशिप को ऐड करता है, इंडिया को एक और ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह जो है इन्विजन करता है, जिसके थ्रू एक जो रिविजनिस्ट फोर्सेस है पर्टिकुलरली चाइना की, उसे कर्ब किया जा सकता है थ्रू अ कोलैबोरेटिव एफर्ट. नाउ दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर जापान विच हैज़ बीन awakening to a new kind of defense strategy as well, right. So हमें पता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही जापान एक पैसिफिस्ट नेशन था, राइट, जो कि अपने डिफेंस पॉलिसी को एक बहुत ही लिमिटेड मैनर में देखता था. However, now due to increased belligerence of China in the region, Japan has been forced to rethink its defense initiatives, its defense strategy, and this also includes its naval strategy. एंड दैट इज़ वाई जापान की पोस्ट 2022 जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है, जो कि अब काम करना चाहती है ऑन इन्हांसिंग डिफेंस एक्सपोर्ट्स, बिल्डिंग रेजिलियंट सप्लाई चेन्स एंड पर्टिकुलरली कोलैबोरेटिंग मोर एंड मोर विद लाइक माइंडेड कंट्रीज लाइक इंडिया, उसके लिए ये कोलैबोरेशन, ये पार्टनरशिप एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिस्टेंस लेके जाएगी, राइट. Now, in terms of looking at the significance of this entire partnership, India के लिए Indian Ocean region, right, which has been named after India, right, यहाँ पे अपनी प्री-एमिनेंस को बना के रखना ज़रूरी है. Now, already in जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये एक मेजर ट्रबल की तरह निकल आया है, राइट. जहाँ पे व्हेन एवर वी लुक एट, से जब हम चाणक्य की बात करते हैं और जब हम मंडल थ्योरी की बात करते हैं, है ना, हम मोस्टली एक बहुत ही इंडिया के अंदर एक लैंड बेस्ड विजन को लेके आगे चलते हैं, है ना. तो हम देखते हैं कि जब हम अपने नेबर्स की भी बात करते हैं, किन से बनती है, किन से नहीं बनती है, हाउ डू वी सिक्योर आवर रेल्म, बहुत ही एक लैंड बेस्ड विजन है. हाउएवर आज की डे एंड एज में व्हेन दिस entire theater of geopolitical conflict has moved to maritime realm, right, तो यहाँ पे अब maritime realm के अंदर अपनी जो है एक strength को बना पाना is something that is of great significance. Now India के लिए not just in terms of defense, right, but Belt and Road Initiative के through किस तरह से इंडिया को आगे चल के ट्रेड एंड एनर्जी सप्लाईज में भी इम्पैक्ट कर सकता है चाइना, ये इनको सोचना पड़ेगा. जापान के लिए भी एनर्जी इम्पोर्ट्स के लिए, राइट, जो आपका पूरा रूट जाता है, वहाँ पे सिग्निफिकेंट चोक पॉइंट्स लाए करते हैं, जैसे कि मलक्का स्ट्रेट, जिन्हें सिक्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट. सो अब ये जो यूनिकॉर्न मास्ट की को डेवलपमेंट है, बेसिकली दोनों ही कंट्रीज़ की नेवल कैपेबिलिटीज़ को बोल्स्टर करेगी एंड साथ में इन दोनों देशों को अलाउ करेगी टू बी एबल टू मॉनिटर एंड सिक्योर दीज नेविगेशन रूट्स, दीज क्रिटिकल वाटरवेज इन अ मोर इफेक्टिव मैनर. साथ ही में बिकॉज बोथ दीज कंट्रीज आर पार्ट ऑफ रीजनल फ्रेमवर्क्स लाइक क्वाड, यहाँ पे भी इसकी सिग्निफिकेंस ज़रूरी है. क्वाड के अंदर जो है मल्टीपल इनिशिएटिव्स हैव बीन स्टार्टेड, राइट. वन ऑफ दीज इनिशिएटिव्स इज द इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, राइट. इसके बारे में आप ज़रूर याद रखिए, जानिए, राइट. और इसका एम क्या है कि ये बेसिकली प्रोवाइड करता है रियल टाइम सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग ऑफ मैरीटाइम एक्टिविटीज़, कि कुछ गलत एक्टिविटीज़ ना हो रही हों, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को कर्ब ना किया जा रहा हो, पायरेसी को कर्टेल करने के लिए. तो अब ये जो यूनिकॉर्न मास्ट्स जो कि को डेवलप किए जाएंगे, वो इनके इन मिनी लेटरल्स लाइक क्वाड के अंदर के इनिशिएटिव्स जो हैं, इनके अंदर भी हेल्प कर सकते हैं. टेक्नोलॉजिकली ये जो अग्रीमेंट है अलाइन करता है विद इंडियाज लीडरशिप, right, particularly when it comes to information fusion center for the Indian Ocean region, जहाँ पे India wants to share maritime domain awareness data with partner countries, right. So India का एक जो सपना है of becoming net security provider in this Indian Ocean region, उसको भी ये बहुत अच्छे से complement करेगा, right. तो यहाँ पे भी इंडिया के लिए ज़रूरी है. प्लस वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो यूनिकॉर्न मास्ट का अग्रीमेंट है, बियॉन्ड जस्ट डिफेंस टाइज, द फैक्ट कि ये जो डुअल यूज डिफेंस टेक्नोलॉजी है जो कि इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, जापान इज़ रेडी टू शेयर इट विद इंडिया, दैट एक्चुअली हाईलाइट्स कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है इंडिया जापान के लिए, एंड इंडिया इज ट्रूली बीइंग ट्रीटेड एज अ रिलायबल पार्टनर, which actually ends up creating a deeper level of trust between the two countries.
देन जापान का जो डिसीजन है टू ट्रांसफर एंड को डेवलप नेवल टेक्नोलॉजीज, राइट, इसके थ्रू ऑब्वियसली इट इज़ ऑल्सो डाइवर्सिफाइंग. यूजुअली देखा जाता था जापान जो है मेनली यूएस के साथ कोलैबोरेट करता था, बट नाउ जापान हैज़ ऑल्सो कम टू रियलाइज कि इस रीजन के अंदर अगर मुझे अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना है, मुझे रीजनल पार्टनर्स भी ढूंढने पड़ेंगे. और इन रीजनल पार्टनर्स में से एक बहुत ही रिलायबल पार्टनर जो है वो है इंडिया. इंडिया के लिए ऑब्वियसली इट इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, राइट? वाई? बिकॉज ट्रेडिशनली इंडिया हैज़ रिलाइड ऑन पार्टनर्स लाइक रशिया. Now with Russia there is obviously some sort of question mark, even though Russia has tended to fulfill its promises, but Russia खुद embroiled है numerous wars में. The growing closeness between Russia and China, right? When it comes to technological advancement also वहाँ पे भी Russia थोड़ा suffer कर रहा है. साथ ही में when it comes to France again, right, there have been certain limitations, right? US हो गया, France हो गया. US के अंदर हमेशा there's this fear of arm twisting tactics. तो अब जापान जो है एक बहुत ही इगैलिटेरियन पार्टनर की तरह निकल के आया है, which actually helps India diversify its defense relations to secure its national security interests as well. Right? So this was all about unicorn masks. ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, राइट? ये PDF जो है आपको हमारी वेबसाइट और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा. हमारा टेलीग्राम चैनल PSIR फॉर UPSC, आप इसका भी हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पे हम रेगुलर अपडेट्स, MCQs, आंसर राइटिंग, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं. दिस वॉज ऑल फ्रॉम मी टुडे. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस.